हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर्स में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किया था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट और जितने कंसेप्ट थे सारे हमने रिवाइज करे और पढ़े। ठीक है, इस लेक्चर में हम करेंगे बर्नौली थ्योरम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर। ओके, तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो पूछा गया है ये हमारा 10 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, दैट इज बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। ठीक है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बर्नौली थ्योरम पूछा ही पूछा गया है। इसका सीधा एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे इतने नहीं पूछे जाते, साथ में 1-2 नंबर का डाल सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके कई बार पूछ लेते कि बर्नौली एक्सप्रेशन के लिए अगर 10 मार्क्स का आता है तो एक इसका फुल पैकेज आता है, दैट इज बर्नौली थ्योरम को आप प्रूव कीजिए। उसके बाद 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे सकते हैं और 1 या 2 नंबर में इसकी एप्लीकेशंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, कि एग्जांपल्स में या फिर अलग से एमसीक्यू में डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनपे हमारी बर्नौली थ्योरम की वजह से उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मेनली हमारा पूछ के एमसीक्यू और उसमें पूछ लेते हैं दिस इज वाई। ओके, तो इसमें आपने पढ़ा है कि ये चैप्टर हमारा मोस्ट इसका जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है और इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगे हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत में हमने बुओयंट फोर्स पढ़ा। ठीक है, फिर विस्कस ड्रैग पढ़ा और आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा। आपने बहुत सारे ऐसे लॉज पढ़े। ठीक है, छोटे छोटे जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसके शुरुआत में हमने इलास्टिसिटी वाला ही पढ़ा था, इसी चैप्टर में आता है वो, मतलब यूनिट में आता है, चैप्टर वो अलग हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आता है, शुरुआत में हमने इलास्टिसिटी करा, फिर हमने हाइड्रोडायनेमिक करा, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक, अब हाइड्रोडायनेमिक करे और उसके बाद एक थर्मल से भी रिलेटेड इसका पोर्शन आता है। ठीक है, वो तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो उससे 1-2 एक्सप्रेशन पूछा जाता है, उसमें भी मैं आपको कराऊंगी। हर एक लेक्चर में से एक टॉपिक ऐसा फिक्स है जो हर साल रिपीट हो जाता है, उस पे वो 10 मार्क्स में ना आके 8 में आ जाता है, 8 में ना आके 5 में आ जाता है, फिर 5 में आए तो नेक्स्ट ईयर 10 में आ जाता है। तो ऐसे ही इन चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे पूछा ही पूछा जाता है। तो हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पूछेंगे कि स्टेट द बर्नौली थ्योरम एंड प्रूव फॉर इट। ठीक है, तो आपको स्टेट भी करनी है, आपको डिफाइन भी करनी है। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले बर्नौली थ्योरम होती क्या है? बर्नौली थ्योरम हमारी ये बोलती है कि जब हम अपनी टोटल एनर्जी लेते हैं, हमारी एनर्जी ऑफ, आपने पढ़ा है कि क्या होती है एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, आपने पढ़ा 3 टाइप्स की होती है, दैट इज प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और आपने वो पर यूनिट मास भी पढ़ा है। ठीक है, तो मेनली हमारी बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जब हम टोटल एनर्जी लेते हैं, दैट इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इट मीन्स उनमें जो मास की वैल्यू है उसमें वो अवेलेबल ना हो। इट मीन्स मैं अगर सारी वैल्यूज को मास से डिवाइड कर दूं। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी ले लूं। मैंने जब आपको ये एक्सप्रेशंस कराए थे, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का बताया था, तो उसमें मैंने आपको पर यूनिट मास के लिए निकलवाया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो पर यूनिट मास वाली क्वांटिटी है, ठीक है, उनका जब मैं सम लूंगी वो इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यही हमारी बर्नौली थ्योरम कहती है। अब मेनली वो हम प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, और जब हम प्रूव करेंगे तो अनदर हमारी डेफिनेशंस भी अराइज होंगी। तो वो क्या क्या है? तो मेनली जो अब मैं आपको एक्सप्रेशन कराने जा रही हूँ 15 to 20 मिनट्स में, मैक्सिमम 25 मिनट्स का जो ये होगा, ये मानो ये आपके अच्छे से अच्छे 20 मार्क्स दिला देगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपका हो जाता है तो आपका जो पीछे आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा और भी जो आपने विस्कस ड्रैग्स पढ़े, जो भी आपने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा, ये हर एक टॉपिक का निचोड़ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से जो आएगा, अगर आपने बर्नौली थ्योरम बड़े अच्छे से समझी है तो वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए, आराम से पानी वानी पी लीजिए और बिल्कुल 15 से 20 मिनट अपना दिमाग यहीं पे लगा लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रही हूँ आपको कि इसी में, क्योंकि ये आपका आता ही आता है। ठीक है, इसमें श्योरिटी है कि इस चैप्टर से यही आता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम, तो मैंने बताया कि, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से क्या आता है, मेनली बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम।
तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए मेनली। हाँ, और एक इसका एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है, ट्रिपल में भी पूछा गया है और भी आपके ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स में भी ये एमसीक्यू जरूर डाला जाता है कि मेनली जो हमारा बर्नौली थ्योरम है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते और क्या करते, पूरा अपना एक्सप्रेशन रटा और एग्जाम्स में टाप दिया, ठीक है। बट आपको पता है आप आगे किसी कम्पिटिटिव लेवल पे जाते हो तो वहां पे आपसे नहीं पूछेंगे कि आप बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन करो, उसका पूरा एक्सप्रेशन लिखो, नहीं। आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम, वो करती क्या है, ठीक है। तो मेनली मैंने क्या बताया आपको कि इसकी एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, अब मेरी एनर्जी क्या हुई, कंजर्व्ड, क्या हुई, कंजर्व्ड हुई, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है बर्नौली थ्योरम के लिए, प्रिंसिपल है इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रिंसिपल है इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या ये मेनली हमारा मोशन में लगता है, आपको पता है, तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोशन ऑफ फ्लूइड, किसके लिए, ये फ्लूइड के मोशन के लिए, ठीक है। अब मेनली इसकी डेफिनेशन मैंने डिफाइन करी है आपको, वो क्या है, मेनली इट स्टेट्स दैट, आप लिख सकते हो द स्ट्रीमलाइन फ्लो। मेनली क्या होता है हमारा सबसे अच्छा फ्लो कौन सा माना जाता है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। लेमिनार में आपने कोई लेयर का बताया था और टर्बुलेंट का भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मेनली उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स एक लेयर में ना फ्लो करके रेंडमली मूव करने लगते हैं, ठीक है। उसका रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 3000 होता है और क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चला जाता है। तो ये कंडीशंस भी बहुत पूछी जाती है कि टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, मेनली जब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ये हो, ठीक है। तो मेनली ऐसे ऑप्शंस डाल डाल के आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू स्टिक ऑन योर कंसेप्ट्स, ठीक है। आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखेंगे और एमसीक्यू के इस झंझोल में नहीं डूबोगे, ठीक है। तो मेनली अपनी अच्छे से थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट्स भी डेवलप कीजिए क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। आप अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए क्योंकि आगे आपको कंसेप्ट लेके जाना है, ना कि ये रटी रटाई चीजें, ठीक है। क्योंकि मार्क्स भी आपके तभी आपको डिफाइन करेंगे तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मार्क्स क्या होते हैं, आपको कहीं एडमिशन दिला सकते हैं बट वो आपको कहीं भी एक अच्छी पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो मार्क्स आपको एक अच्छे कॉलेज में परस्यू कर सकते हैं या फिर कॉलेज के बाद कहीं और, ठीक है। बट आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने, क्योंकि आगे जब आप यूज करोगे उन कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे, ठीक है, यूज करोगे उनको, ठीक है। तो मेनली हमारा क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में होती है ये, जो हम क्या लेते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रीम लाइन फ्लो of an ideal fluid, the total energy, क्या हमारी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी मेनली सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। में ये नहीं लिख रही हूँ तो आप याद रखना कि टोटल एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। P प्रेशर प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ना इसे अपने म्नेमोनिक्स बनाया करो, उनसे आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, per unit mass remains constant at every cross section of area. Cross section throughout the फ्लो, ठीक है। तो मेनली हमारा कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो लेंगे हम कि हमारा लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है, हम थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, मतलब यहाँ से यहाँ पे इतनी है तो यहाँ पे भी हमारी वो कांस्टेंट है, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जैसे आपने कोई भी ये पाइप लिया है, इसमें अगर वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी। जब वो यहाँ चला जाएगा तब भी यहाँ या फिर कहीं और भी चला जाएगा, तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया
उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अब हम करते हैं इसमें मेनली प्रूफ। ठीक है, और आपको पता है कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, हम एक आइडियल फ्लूइड का केस लेके चलते हैं। इसमें जो आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो इनकम्प्रेसिबल और इनविस्कस होता है। ठीक है, इट मीन्स नॉन विस्कस होता है। तो आइडियल फ्लूइड का क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, उसमें कोई विस्कस ड्रैग ना लगे और वो कंप्रेसिबल ना हो, ये हमारा आइडियल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने इसमें अलग पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा कि इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। ठीक है, जैसे इसका प्रूफ लिया मैंने। ठीक है, तो प्रूफ इसमें सबसे पहले एक हम पाइप मांगते हैं। ठीक है, एक ट्यूब मानते हैं, एक ट्यूब ए बी। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या है, याद रखना मैंने वेरिंग क्रॉस सेक्शन लिया है। इट मीन्स उसका एरिया यहाँ पे जितना है अगले यहाँ पे उतना नहीं है। ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन की वैल्यू चेंज हुई है, बट हमें पता है कि फ्लो हमारा सेम रहेगा, उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, चाहे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कंसीडर। ठीक है, आप ये कंसीडर कर रहे हो सब कुछ। कंसीडर अ ट्यूब ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन through which an ideal liquid is in, कौन सा फ्लो लेती हूँ मैं इसमें, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, तो आप ध्यान से लिखना ये चीजें। ठीक है, मैंने क्या मांगा, एक आइडियल फ्लूइड माना जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, थ्रू आउट दी चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कम है, किसी एक पॉइंट पे ज्यादा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे इसमें लिखेंगे हम, जैसे मैंने कोई ऐसे ट्यूब ली है, आप देख सकते हो इस पॉइंट का एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया क्या है, कम। ठीक है, तो लेट ये मानो मेरा है ए पॉइंट, ये है बी, इसका एरिया है ये A1, इसमें यहाँ से पानी हमारा अंदर आ रहा है, और ये है मेरा A2 एरिया। यहाँ से मानो मेरी वेलोसिटी V1 के साथ, अब एरिया छोड़िए, एरिया तो आपको पता है A1 एंड A2 है। यहाँ से मेरी वेलोसिटी V1 के साथ आ रहा है और यहाँ से V2 वेलोसिटी के साथ वो आउट हो रहा है। ठीक है, तो मेनली जब हम इसे एक पॉइंट से लेंगे, तो यहाँ से मानो मेरी हाइट है H1 और यहाँ पे मेरी हाइट है H2। ठीक है, और ये है मेरा मानो P1 एंड ये है P2, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी हमारे अलग अलग लगेंगे क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। ठीक है, तो ये है मेरा P1 एरिया और ये है मेरा P2। यहाँ से इस A पॉइंट पे हमारी लिक्विड वेलोसिटी V1 के साथ एंटर हो रहा है और पॉइंट B से मेरा वही लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मेरा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका, इसमें ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है। आप जब इसे करेंगे तो आपका ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, जो मेरा लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने कोई भी ये हाइट से लिया था किसी एक चीज से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मेनली हमारा लेट P1 इज इक्वल्स टू प्रेशर अप्लाइड ऑन, क्या था मेरा, प्रेशर अप्लाइड था ये ए पे, प्रेशर अप्लाइड ऑन ट्यूब ए and P2 is equals to pressure applied on tube B। ठीक है, ये मेरा ये है। इसमें क्या है मेनली, इसमें क्या है, अगेंस्ट which liquid
इज टू मूव आउट, क्योंकि बी से क्या हो रहा है, मेरा लिक्विड आउट हो रहा है। ठीक है, तो P1 और P2 आप समझ गए। अब मेनली क्या है मेरा, ठीक है, अब मेरा A1 एंड A2 आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A एंड B। ऑफ A एंड B के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, H1 एंड H2 आर mean height of section A and B from the ground। आपने किसी ग्राउंड से लिए या फिर किसी एक रेफरेंस बॉडी से लिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज का कुछ भी डिफाइन करते हो कि इसका वेट 2 kg ज्यादा है, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये किससे कर रहे हो आप, किसी एक रेफरेंस से। आपने कोई एक वेट एज अ रेफरेंस वहां पे पुट कर रखा है कि यहाँ पे मानो कि हमारा रेफरेंस वेट है 50, तो उससे किसी का कम है तो हम बोलेंगे कि इसका 2 kg कम है। ठीक है, या फिर हाइट, तो आप रेफरेंस को बड़े अच्छे से समझते हो कि हम किसी भी चीज को जब डिफाइन करते हैं तो एक रेफरेंस के साथ करते हैं। जब आप किसी के लिए भी कोई क्राइटेरिया बनाते हो तो मेनली जैसे आप कोई भी बोल रहे हो कि ये सुंदर है या ये बुरी है, कैसी भी है, तो आप कैसे देखते हो, आपने कोई एक कोई इंसान का क्राइटेरिया आपने दिमाग में सेट कर रखा है, उससे अगर कोई बिलो है तो वो बुरा हो जाता है, उससे कोई ऊपर है तो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मेनली अगर आपको अच्छे से खुशी से जीना है तो ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट ही मत कीजिए, क्योंकि सबका अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ज्ञान भी ले लीजिए आप, क्योंकि आपकी खुशी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा आगे वाली लाइफ में। ठीक है, या फिर कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। ठीक है, H1 और H2 आपकी हाइट है, V1 and V2 are the normal velocity of liquid normal velocity of liquid flow at section A and section B। क्या हो रही है, वो सेक्शन A और सेक्शन B पे जो फ्लो कर रही है। ठीक है, अब मेनली हमारी क्या है, रो हमारी है डेंसिटी, क्या है हमारी डेंसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है हमारा मेनली ट्यूब में, उसी की डेंसिटी जो हमने फ्लूइड लिया उसकी डेंसिटी। ठीक है, अब हमें पता है, सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा ए पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ए से बी पे हमारा जो फ्लो हो रहा है, ए से बी पे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब P1 होगा मेरा किससे ग्रेटर देन P2 से। मेरा ए से बी पे फ्लो हो रहा है, तो जो मेरा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो P पे ज्यादा होगा और P2 पे कम होगा। ठीक है, अब मेनली M मेरा मानो कि मास ऑफ लिक्विड है। ठीक है, M मेरा क्या है, मास ऑफ लिक्विड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लिखना अच्छे से। ठीक है, कि एज वी नो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 रो इज इक्वल्स टू A2 V2 रो। रो आपका, क्योंकि एक लिक्विड ये सेम है, लिक्विड का हमारी डेंसिटी चेंज नहीं है, ये किसके इक्वल था। ठीक है, ये मेनली हमारा किसके इक्वल था, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ये क्या है हमारा वॉल्यूम और ये क्या है मेरी डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू M, हमें पता है। ठीक है, तो मेनली ये देखो बेटा, A1 V1 is equals to A2 V2 is equals to M by रो, इन दोनों से चला गया वो ऐसे, M by रो मेरा क्या होता है मेनली वॉल्यूम, तो A1 V1 is equals to A2 V2 is equals to वॉल्यूम, ये लिख सकती हूँ मैं। समझ गए ना कि वॉल्यूम कैसे हुई। ठीक है,
तो मेनली हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ए है, A1 मेरा ग्रेटर है कंपैरिजन टू A2 से, ठीक है। एज A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 क्या है, ग्रेटर देन है A2 के, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे ये अपोजिशन में है, तो इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। V2 क्या होगा, ग्रेटर देन V1। इट मीन्स जो मेरी वॉल्यूम, ठीक है, जो मेरा वाटर है जो A पॉइंट से एंटर हो रहा है B से बाहर निकल रहा है, तो जिस वेलोसिटी से वो निकल रहा है वो ग्रेटर है किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो एंटर हो रहा है उस ट्यूब में, ठीक है। तो मेनली क्योंकि हमारी वेलोसिटी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरे V2 है वो क्या होगी, ग्रेटर देन V1, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो फोर्स होता है, नाउ फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन ए, सेक्शन ए पे हमारा फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो सेक्शन ए पे मेरा जो प्रेशर है वो है P1 और जो एरिया है वो है A1, है ना। और जो मेरा फोर्स अप्लाइड होगा सेक्शन बी पे वो क्या होगा, P2 A2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब मेनली क्या होगा, जो वर्क डन होगा, अब देखो वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेक्शन ए वर्क डन जो हमारा होगा लिक्विड पे बाय प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन ए, वो क्या होगा, देखो मेनली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने क्या लिया है, पर यूनिट टाइम। वर्क डन मैंने क्या लिया है, पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए सेक्शन ए पे, वो क्या होगी, P1A1 S1/T। अब S1/T क्या हो जाएगा, वर्क डन P1A1 V1, जो मेरा वर्क डन आ गया वो क्या गया, P1A1 V1, ठीक है। सिमिलरली मेरा जो बी पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, P2A2 V2। अब मुझे पता है A2 V2 एंड A1 V1 इज V, ठीक है। तो मेनली जो हमारा इस पे वर्क डन हो जाएगा, जो मेरा फर्स्ट पे ए सेक्शन पे जो मेरा वर्क डन हो जाएगा, इट विल बी A1 V1 क्या है, P1 V। जो वर्क डन एट मेरा ए है वो होगा P1 V, और जो मेरा वर्क डन है बी वो क्या होगा, वो होगा P2 V। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। जहां भी समझ ना आए वहीं पे वीडियो पॉज करना और थोड़ा सा देखना उसको, ठीक है। ऐसे फ्लो में पूरी मत देखना, ठीक है, समझते जाओ अच्छे से, ठीक है। तो वर्क डन जो मेरा होगा बी पॉइंट पे वो होगा P2 V, ठीक है। तो मेनली जो नेट वर्क डन होगा, जो मेरा नेट वर्क डन पर सेकंड होगा मेनली लिक्विड का, ठीक है, जब A टू B वो फ्लो करता है तो नेट वर्क डन क्या होगा, P1V माइनस P2V। ये मेरा क्या है, वर्क डन नेट वर्क डन हो गया मेरा P1V माइनस P2V, ठीक है। ये मेरा क्या है, नेट वर्क डन, ठीक है। तो अब मेरे लिए देखो बेटा, जब हम कोई भी मास लेते हैं, ठीक है, when mass m of the liquid flows in 1 second, जब मैंने क्या लिया है टाइम, 1 सेकेंड, ठीक है, A टू B। जब हम मास लेंगे किसी 1 सेकेंड में जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका, वो क्या होगा, मेनली इट्स हाइट increases from H1 to H2। मेनली हाइट पहले कम थी वो H2 पे इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो मेनली जो एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम, और जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वो क्या हुई है, वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम V1 to
V2 आपको पता है कि मेनली V1 पे हमारा क्या हुआ है, V1 हमारी कम थी, V1 जिससे वो एंटर कर रहा है ट्यूब में, और V2 जिससे वो एग्जिट कर रहा है। तो हमारी एग्जिट करने वाली ज्यादा थी, तो दैट मीन्स V1 टू V2 इंक्रीज हुई है। हाइट पे आपको पता है A1 पे कम थी जब हमने पॉइंट A लिया था, और जो पॉइंट B पे थी वहां पे मेरा हाइट ज्यादा थी किसी एक रेफरेंस लेवल से, ठीक है। तो इतना हुआ। तो मेनली इसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मेनली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। जो इंक्रीज भाई ए पॉइंट जो मेरी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे होगी दैट इज mgh1, और जो मेरी बी पॉइंट पे होगी दैट इज mgh2। तो जो मेरा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, mgh1 माइनस mgh2, ये मेरा हो गया, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली मेरा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है v1 टू v2 पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर, है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो मेनली हमारा जो वर्क डन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारी मेनली एनर्जीज आ गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मेरा वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इससे देखो बेटा हमारे ये क्या था, P1V माइनस P2V विल बी इक्वल टू mgh1 प्लस mgh2 प्लस हाफ, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पे, माइनस हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा इक्वल होगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के, कि जो हमारी पहले एनर्जी थी वही बाद में भी होगी, ठीक है। तो मेनली जो मेरा वर्क डन पर यूनिट टाइम है इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मेनली यहाँ से आप जब देखेंगे जो माइनस की टर्म्स है आप उन्हें एक तरफ लेके आइए, जो प्लस के उसे एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1V प्लस जो ये वाला पोर्शन हमारा सब में आ जाएगा mgh1, सॉरी आप यहाँ से देखेंगे एक बार, इसे देखो, यहाँ पे मेरी हाइट इंक्रीज हुई है ना बेटा h2 से, h1 से h2 पे और v1 से v2 पे, तो जो मेरी v1 है वो बड़ी हुई v2 से, ठीक है। तो mgh2 माइनस h1 और v2 माइनस v1, ठीक है। इससे आप करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो क्योंकि वो बेटा मैंने गलती से लिख दी h1 और ये आप देख लेना, क्योंकि वो इंक्रीज हुई है h1 से h2 पे, क्योंकि मैंने डिक्रीज में लिख दिया तो एनर्जी मैंने नेगेटिव में निकाल दिया है, ठीक है, v2 से v1 पे। तो जब आप ये लेके आएंगे ये क्या आएगा, ये इस तरफ आप h1 और v1 वाले टर्म्स इस तरफ, P1V प्लस mgh1 प्लस ये इस तरफ आ जाएगा हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh2 प्लस P2V प्लस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर, इतना हो गया मेरा। अब मेनली मैं कर रही हूँ थ्रू आउट दिस, ठीक है, थ्रू आउट दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय m। मान लो इक्वेशन सेकंड है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय थ्रू आउट बाय m। जब आप इसे डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाय m, यू विल गेट P1V बाय m प्लस mgh1 बाय m प्लस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर बाय m इज इक्वल्स टू P2V बाय m प्लस mgh2 बाय m प्लस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर। इससे मेरा हो गया मेनली। अब जब देखो v बाय m क्या होगा मेरा, देखो m बाय v होता है डेंसिटी, तो v बाय m विल बी 1 बाय रो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा P1 बाय रो, क्योंकि डेंसिटी मेरी सेम है तो रो 1 और रो 2 में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक सिंगल लिक्विड लिया है, प्लस यहाँ से m कैंसिल आउट हुआ gh1 प्लस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 बाय रो प्लस gh2 प्लस हाफ ऑफ v2 स्क्वायर। ये मेरी बर्नौली थ्योरम आई। अब आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे पहले ये मेरा क्या है,
ए पॉइंट के लिए है पूरी एनर्जीज, ये प्रेशर एनर्जी हुई, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हुई, और ये क्या हुई मेरी काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हुई मेरी, ठीक है, ये मेरी बी पॉइंट पे हुई प्रेशर एनर्जी P2 बाय रो, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेनली कि जो मेरी एनर्जीज का सम है वो जब मेरा पॉइंट ए पे था वही मेरा पॉइंट बी पे भी आया है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सम है मेरे टोटल एनर्जी हो गई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि P बाय रो दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस GH प्लस हाफ ऑफ V स्क्वायर, इसकी जनरलाइज फॉर्म ये आ गई, इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज रही है ना, पॉइंट ए पे जो थी पॉइंट बी पे भी वही रही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये प्रूव हो जाता है कि जो बर्नौली थ्योरम है वो क्या कहती है कि मेनली एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एक लिक्विड के जो मेरी टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट मास, आप देख सकते हैं पर यूनिट मास है, मैंने सबसे m से डिवाइड किया तो ये पर यूनिट मास की क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, तो पर यूनिट मास मेरा क्या हो गया, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या थी मेरी बर्नौली थ्योरम, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारा और भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ये एक छोटा सा प्रूफ है हमारा बर्नौली थ्योरम का, इसका अलग टाइप से भी पूछा जाता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच।